नमस्कार साथियों, एमपी टेट वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी को आधार बना करके हम सभी अभी अध्ययन कर रहे हैं। एमपी बोर्ड में लगी हुई किताब 9वीं 10वीं में जो कक्षा लगी है व्याकरण विधि, उसके आधार से संस्कृत का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर है वह स्वर व्यंजन इत्यादि के ज्ञान से संबंधित है, माहेश्वर सूत्रों से संबंधित है। कल पहली कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में समझा था। आज अपनी दूसरी क्लास में हम इसके आगे जो पहली पाठ में स्वर व्यंजन इत्यादि से संबंधित है उसे देखते हैं। देखिए, शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। आज थोड़ा जल्दी चलने का प्रयास करेंगे। देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस किस में? स्वर तथा व्यंजन में, ठीक है ना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं कोई कहे तो भैया वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? देखिए, स्वर अच को स्वर कहते हैं क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वरों का उल्लेख किया गया है। अयुण, ऋलृक, एयोंग और ऐ औच, इन 4 सूत्रों में अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ, इन 9 स्वरों का उल्लेख माहेश्वर सूत्रों में किया गया है। तो स्वरों को अच भी कहा जाता है। मैंने आपको प्रत्याहार बनाना सिखाया था। तो पहले सूत्र का अ और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक वर्ण च, दोनों को मिलाकर के स्वर के लिए एक प्रत्याहार बना, जिसे कौन सा प्रत्याहार नाम दिया गया? अच प्रत्याहार। तो स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वरों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अ, इसको बोलना है तो किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। ई, इसको बोलना है तो किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। उ, इसे बोलना है तो किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। तो स्वर या अच किसे कहते हैं? कि जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। संस्कृत में आप व्युत्पत्ति याद रख सकते हैं इसकी, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, कि जो स्वयं ही विराजित होते हैं, जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं? तो देखिए, स्वरों को भी 3 भेदों में बांटा गया है। पहले तो वर्णों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। उसके बाद जो स्वर हैं उनको भी 3 में बांटा गया। किस किस में? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व अर्थात होता है छोटा, दीर्घ अर्थात होता है बड़ा, और प्लुत अर्थात होता है जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे जिसे बोलने में। तो व्याकरण में प्लुत शब्द को बताने के लिए जिस भी स्वर को लिखते हैं उसके आगे ऐसे 3 के चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वही प्लुत कहलाने लगता है, ठीक है ना। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुत हो गया। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, क्या? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये ह्रस्व स्वर संख्या में कितने हैं? तो ह्रस्व स्वर संख्या में 5 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री तथा लृ। अ, ई, उ, री तथा लृ। तो ये संख्या में 5 हैं। इन्हें ही मूल स्वर कहा जाता है। किनको? जो ये 5 ह्रस्व स्वर हैं इनको ही मूल स्वर ही कहा जाता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। एक मात्रा के बराबर बोलने में समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री और लृ, ठीक है। तो एक मात्रा वाले हैं। अब अगली जो दीर्घ स्वर की बात आ रही है उनको देखते हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में
दो मात्राओं के बराबर समय लगे, अर्थात जिन स्वरों को बोलने में दो मात्राओं के बराबर समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं के बराबर समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है ना? इनकी संख्या कितनी है दीर्घ स्वरों की? तो 8 है इनकी संख्या। वैसे यदि मैं आपको, चूंकि आप पेपर देने जा रहे हैं वर्ग 2 का, तो आपको एक चीज समझा दूं कि इसमें जो ये 8 आपको बताए गए हैं, मूल रूप में माहेश्वर सूत्र जो दिए गए हैं उसके हिसाब से यदि वर्णमाला देखें तो संस्कृत में केवल और केवल 9 स्वर हैं। ठीक है? 9 स्वर में से 5 तो हैं ह्रस्व स्वर और 4 दीर्घ स्वर कह लो या फिर संयुक्त स्वर कह लो, 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं के बराबर समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। इनमें से जो लृ शब्द आया था, लृ ध्वनि का दीर्घ रूप लृ केवल वेदों में प्राप्त होता है। क्या? लृ का दीर्घ रूप वैसे लौकिक व्याकरण में संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेदों में ही इसका उल्लेख मिलता है। इसीलिए लृ को ह्रस्व स्वर में तो लिया गया लेकिन दीर्घ स्वर में इसे स्थान नहीं दिया गया। और जो अंतिम 4 वर्ण हैं, देखिए आ गई ना वो बात, अंतिम 4 वर्णों को यानी ए, ओ, आई और औ, इनको संयुक्त वर्ण स्वर भी कहते हैं। संयुक्त अर्थात मिले जुले, जो दो स्वरों से मिलकर के बन रहे हैं, इसलिए इनको संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। क्योंकि ए, आई, ओ तथा औ दो स्वरों के मेल से बने हैं। कितने? ये संयुक्त स्वर क्यों हैं? क्योंकि ये चारों के चारों दो स्वरों के मेल से बने हैं। देख लेते हैं आगे कैसे बने हैं। उदाहरण के रूप में दिया गया, अ और ई मिलकर के ए का निर्माण हुआ है। कोई पूछे ए का निर्माण कैसे हुआ? तो अ और ई मिलकर के ए का निर्माण हुआ। अ और ए मिलकर के आई का निर्माण हुआ। आ और उ मिलकर के ओ का निर्माण हुआ और आ और ओ मिलकर के औ का निर्माण हुआ। ठीक है? आ गया होगा समझ में। जिसने गुण और वृद्धि संधि पढ़ रखी है उसे तो ये सब समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? कि जिस स्वर के उच्चारण करने में 3 या फिर उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। क्या कहा? कि जिस स्वर के उच्चारण करने में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए, एहि कृष्ण अत्र गौस चरति। जब इस कृष्ण को बोलेंगे तो थोड़ा जोर लगा करके बोलना पड़ेगा। अंत में जो कृष्ण के आगे ण के आगे 3 लगा है, एहि कृष्ण अत्र गौस चरति। ओम के ओकार का उच्चारण सर्वत्र प्लुत ही होता है। आपको पता होगा, ओम, ओ को जोर दे करके बोलते हैं। ठीक है ना? यहां पर प्लुत की परिभाषा क्या बताई गई कि यदि जिस स्वर के उच्चारण में या किसी स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं के बराबर समय लगता है तो उसे प्लुत कहते हैं। अब ये 3 या उससे अधिक मात्रा क्या है? कि भैया हमने बड़ा पढ़ा था, बड़ा में तो सामान्य से आकार, उकार इतना था, लेकिन जहां बड़ा, बड़ा ऊ, बड़ी ई, इनसे भी ज्यादा समय लगे बोलने में किसी मात्रा को तो उसे प्लुत स्वर कहा जाएगा। ठीक है ना? अब प्रसंग क्या बताया कि जब किसी व्यक्ति को हम दूर से बुला करके पुकारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये संबोधन करते हैं ना, ए ही कृष्ण, तो ये संबोधन किया।
तो इस संबोधन पद का जो अंतिम वर्ण है ण, इसको 3 की मात्रा लगा दी और इसको 3 मात्रा के बराबर समय लगा करके बोल दिया, तो इसे ही प्लुत कहा जाएगा। ठीक है ना। कृष्ण शब्द जो ये हमने संबोधन किया, दूर से बुला रहे हैं, तो इसके आगे 3 लगा, यानी इसके अंतिम शब्द ये ही कृष्ण, तो ण पे जोर दिया। जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो ऐसे तो बोलते नहीं, भैया भैया इधर आओ, तो अंतिम वर्ण पे थोड़ा ज्यादा जोर देते हैं। तो जिन स्वरों के बोलने में 3 या उससे अधिक मात्राओं के बराबर समय लगता है उसे प्लुत कहा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वर्णमाला देखी, उसमें वर्णों के 2 भेद पड़े। ठीक है ना, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन को फिर हमने स्वरों को 3 भागों में बांटा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिसको बोलने में 1 मात्रा के बराबर समय लगे वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनको बोलने में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है वे दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और जिनको बोलने में 3 या उससे अधिक मात्रा के बराबर समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब अभी तो हमने स्वरों का बंटवारा तीन प्रकार से किया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब एक नया बंटवारा, सभी, चाहे वो ह्रस्व स्वर हो, चाहे दीर्घ स्वर हो या प्लुत वर्ण हो, वे अनुनासिक और निरनुनासिक, ठीक है, निरनुनासिक कह लो या फिर अननुनासिक कह लो। ठीक है ना, निरनुनासिक या अनुनासिक, अनुनासिक और निरनुनासिक, निरनुनासिक कहो या अनुनासिक कहो, अननुनासिक कहो, सॉरी, अनुनासिक और अननुनासिक या फिर अनुनासिक अथवा निरनुनासिक, इसके भेद से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर वर्ण हैं वे अनुनासिक और अननुनासिक की अपेक्षा से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब अनुनासिक किसे कहते हैं? कि जब हम कोई भी स्वर बोलते हैं ना, तो स्वर को आपने देखा होगा किसी किसी शब्द को मुंह और नाक से भी बोलते हैं, दोनों से कंबाइन होकर के, जैसे अ कहा, ई कहा। ठीक है ना, तो कहां से बोला? नाक से। ठीक है ना, मुंह से और नाक से, अ ए ओ, तो ये कहां से? मुंह और नाक की सहायता लेकर के बोला। तो अनुनासिक किसे कहा? जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका अर्थात नाक की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक। ठीक है ना, आप इसको ऐसा रखेंगे, अनुनासिक, नासिका के पीछे, यानी जो नासिका को भी साथ लेकर के चले, जो नासिका से भी बोला जाए, मुंह के बिना तो कोई स्वर बोला नहीं जाएगा, तो मुंह और नासिका दोनों की सहायता लेकर के जिस स्वर वर्ण को बोला जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो इसकी पहचान का चिन्ह क्या है? तो देख लीजिए, जैसे अ के ऊपर चंद्र बिंदी रखी है, अ, ये अनुनासिक है, ए, ये अनुनासिक है। इस प्रकार से जितने भी स्वर वर्ण हो सकते हैं सब पे लगा लीजिए। ठीक है ना, जैसे ई, ऊ। ठीक है ना, सभी वर्ण अनुनासिक वर्ण ऐसे ही बोले जाएंगे, यह मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। निरनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? कि जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरनुनासिक होते हैं, जो हम बोलते हैं आ, ई, उ वगैरह। ठीक है ना। तो स्वरों का डिवाइडेशन 2 प्रकार से किया। किस किस प्रकार से? कि सबसे पहले तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत के हिसाब अपेक्षा से इसको 3 भागों में बांटा और सभी स्वरों को अनुनासिक और अननुनासिक अथवा निरनुनासिक की अपेक्षा से 2 भागों में भी बांटा। अब बारी है व्यंजन वर्णों की। देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन को हल भी कहते हैं। ठीक है ना, जो अपने 4 सूत्र पूरे होते हैं माहेश्वर सूत्रों में, शुरुआत के 4, आई, ए, ओंग, आई, औच तक। इसके बाद में हयवरट सूत्र है, यहां से व्यंजन वर्णों का प्रारंभ होता है। तो हयवरट सूत्र से लेकर के अंतिम 14वां सूत्र है हल। तो अंतिम सूत्र नहीं है हल,
ये जो हा है वह 5वें सूत्र का प्रथम अक्षर है और जो ला है वह 14वें सूत्र का अंतिम अक्षर है। तो हल अर्थात व्यंजन वर्णों के लिए संस्कृत में हल प्रत्याहार का प्रयोग किया और सभी स्वरों के लिए हमने बताया था अच प्रत्याहार का प्रयोग किया है। देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। क्या? अर्थात व्यंजन वर्णों को स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता है। अभी बताते हैं कैसे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। ठीक है ना, व्यंजन वर्ण या हल वर्ण कहते हैं, दोनों एक ही बात है। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह, ठीक है ना, जैसे यहां पर किया गया, देखिए क ख ग घ ण सबके नीचे, अर्थात ये हादे हैं, अभी इनमें स्वर का प्रयोग नहीं है, स्वर से रहित है अभी, इसलिए हाफ है, आधे हैं। तो इस स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह, जिसे हलंत भी कहते हैं, आधा का चिन्ह भी कहते हैं, वो लगा दिया जाता है, सब जगह लगा हुआ है। ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। उदाहरण कु, क ख ग घ ण, इसे क वर्ग कहते हैं। ठीक है ना। अब कु चू टू तू पो जो दिया, इसको आप याद रख सकते हैं। इनके में ऊ की संज्ञा हो जाती है। ऊ की संज्ञा होने के कारण से इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। इन 25 वर्णों को कौन सा वर्ण कहा जाता है? उदित वर्ण। ठीक है ना। पांच वर्ण है, 25 टोटल हो गए 5 वर्गों के, तो उदित वर्ण। ठीक है ना। उदित वर्ण 5 गुणा 5, इसको उदित क्यों कहा? क्योंकि उत धन इत, इसमें ऊ की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना। इसमें ऊ की इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए इनको उदित वर्ण कहा जाता है। ठीक है। जैसे कु में से ऊ, चू, टू, टू, पू, इनमें जो नीचे ऊ शब्द लगा हुआ है, इस ऊ स्वर की संज्ञा हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं स्पर्श वर्ण कितने हैं व्यंजन वर्णों में। उदाहरण देखते हैं। कु, कु में क ख ग घ ण, इसे कवर्ग कहा जाएगा। चू में पूरे चवर्ग के 5 वर्ण च छ ज झ य चवर्ग में आएंगे। टू टवर्ग, ट ठ ड ढ ण, ये टवर्ग में आएंगे। टू टवर्ग, ता थ दा धा न है इसमें, और पू पवर्ग, इसमें प फ ब भ म। ठीक है ना। ये पवर्ग हैं। इन्हें 25 स्पर्श वर्णों में स्पर्श वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना। इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं, स्पर्श वर्ण भी कहते हैं और उदित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तो 25 आते हैं जिन्हें कु चू टू तू पू नाम से भी संबोधित करें या क च ट त प इस नाम से भी संबोधित करें, तो स्पर्श वर्ण भी यही है, उदित वर्ण भी यही है। तो व्यंजन वर्णों में जो स्पर्श वर्ण है वे 25 होते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा, सरल है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कु चू टू तू पू के नाम से जाना जाता है। अब बचते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? चलिए परिभाषा तो अभी आएगी, आप देख लें। जो य र ल व है वे 4 अंतस्थ वर्ण हैं। ठीक है ना। य र ल व 4 अंतस्थ वर्ण हैं और स स स ह ये जो 4 हैं वे 4 ऊष्म वर्ण हैं। क्या है? वे 4 ऊष्म वर्ण हैं। तो व्याकरण संप्रदाय के इन 5 वर्गों को जो ऊपर कु चू टू तू पू 25 थे, उनको इन 5 में बांटा। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, य र ल और व। ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं, स श स और ह।
अब देखते हैं इनकी परिभाषा। स्पर्श वर्ण, उपर्युक्त यानी जो ऊपर कहे गए हैं क से लेकर के मां तक के 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण के समय जो जीवा अर्थात जीव है वह मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। तालु आदि जो उच्चारण स्थान होते हैं उनका स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण ठीक है ना, इड़ा, इया, ड़, न और म को अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। ठीक है ना, स्पर्श वर्ण क से लेकर के मां तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहा जाता है। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको पता होगा। स्पर्श अर्थात होता है छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। तो स्पर्श का अर्थ जो छूना किया गया है टच करना। क्यों? क्योंकि जब हम स्पर्श वर्णों को बोलते हैं, चाहे क को बोलें किसी को बोलें, तो जो अपनी जीभ है वह मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, उसको छूती है। तालु आदि जो उच्चारण स्थान होते हैं इनकी भी परिभाषा भी आगे आएगी, उनको स्पर्श करती है, इस कारण से इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। अब देखते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण या, र, ल और ब, ये जो 4 वर्ण हैं इन चारों वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है ना, अंतस्थ वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। और कितने होते हैं? यह 4 होते हैं, या, र, ल और व। अब समझते हैं। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ देखें तो अंतःस्थ। अंतः अर्थात होता है अंदर और स्थ अर्थात होता है स्थित होना। अंतः अर्थात क्या होता है? अंदर। और स्थ अर्थात क्या होता है? स्थित होना। अर्थात जिनको जब बोलते हैं तो जो प्राण वायु है, जो वायु है वह अंदर ही स्थित रह जाती है। आप बोल के देखें, य, र, ल, व, आपको ऐसा लगेगा वायु बाहर की ओर नहीं आ रही, अंदर ही स्थित रह गई है। इस कारण से इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। हर नाम बिल्कुल प्रासंगिक है, बिना तुक तान के कोई नाम नहीं दिया गया है। अब देखते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म अर्थात होता है गर्म। ठीक है ना, ऊष्म अर्थात होता है गर्म। यदि क्लास पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऊष्म अर्थात होता है गर्म। स, 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 ह, ये 4 वर्ण होते हैं, इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊष्मा अर्थात होता है गर्मी, गर्म वायु। तो जिन वर्णों को बोलते समय जो ऊष्म वायु है, ऊष्मा है, वह बाहर की ओर निकलती है। आप देख लें, श, श, स, ह, चारों वर्णों को बोलकर देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे गर्म वायु बाहर की ओर आ रही है। और यदि नहीं लगता है तो समझ लीजिए आप गलत तरीके से उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जिन वर्णों को, जिन अक्षरों को बोलते समय जो प्राण वायु है, जो ऊष्मा है, वह बाहर की ओर संचरित होती है, निकलती है, इस कारण से उसे ऊष्म वर्ण कहा जाता है। आगे देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? देखिए जो अ इत्यादि होते हैं, जैसे अ के ऊपर बिंदी, ये अनुस्वार है। आप बिंदु देखते हैं वो शब्दों के ऊपर, हा के ऊपर है। ठीक है ना, ये सब अनुस्वार की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वह नासिका मात्र से होता है। क्या? अनुस्वार का उच्चारण नासिका मात्र से होता है। यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। किसके बाद आता है? सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। जैसे अहम, अहम दिया गया यहां पर, तो मां था उसको अनुस्वार बना दिया। सामान्यतः मां व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, जैसे
अहम पठामी शब्द था। ठीक है, अब अहम पठामी ये जो वाक्य है इसमें पा क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो अब इसको बनाने के लिए जो माँ है वह अनुस्वार हो जाएगा, अहम पठामी हो जाएगा। बात ख्याल में आई। यथा अहम, अहम सामान्यतया म व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार यानी ऊपर बिंदु लग जाती है पूर्व वर्ण के, उसमें परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं विसर्ग। विसर्ग के लिए इन दो बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण किंचित यानी कुछ कुछ ह के समान किया जाता है, पूरा नहीं थोड़ा बहुत किंचित ह के सदृश किया जाता है। इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। देखिए, अनुस्वार का प्रयोग स्वर के बाद ही होता है, अकेले व्यंजन के बाद इसका प्रयोग संभव नहीं है। और विसर्ग का प्रयोग भी स्वर के बाद होता है, यानी यदि अनुस्वार विसर्ग का प्रयोग होगा तो वहां निश्चित रूप से विसर्ग विद्यमान ही होगा। जैसे यथा यानी जैसे रामः, देवः और गुरुः, अंत में विसर्ग को बोलते समय थोड़ा बहुत हा के जैसा उच्चारण हो रहा है, रामः, देवः, गुरुः। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं कि दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या? दो व्यंजनों के संयोग से सॉरी बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त यानी मिले जुले व्यंजनों से। उदाहरण जैसे छ वर्ण कैसे बनता है, क और सा से मिलकर के छ वर्ण बनता है। त्र वर्ण कैसे बनता है, तो त और रा से मिलकर के त्र बनता है। ज्ञा वर्ण कैसे बनता है, तो ज और य से मिलकर के ज्ञा वर्ण बनता है। इन वर्णों को आप याद रखें कि छ कैसे बनेगा, त्र कैसे बनेगा, ज्ञा कैसे बनेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको काम आएंगे। हो सकता है कभी कभी पेपर में एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं और बच्चे सामान्य सोच करके ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए वो परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने से चूक जाते हैं या सरल प्रश्नों के कारण से ज्यादा बाहर होते हुए देखे जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अभी हमने वर्णमाला का परिचय देखा। अब जो वर्णमाला में है वर्ण है उनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, तो संस्कृत में कितने उच्चारण स्थान हैं और प्रयत्न कौन कौन से होते हैं, इन सबको हम अगली कक्षा में देखते हैं। अभी अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।